नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आरसीसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन और आंसर को तैयार करेंगे। इसके साथ ही हम आरसीसी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चनों का जवाब किस तरह से देना है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। What and which type of questions may be asked from RCC in the interview and how to give their answers? कैंडिडेट के लिए ये एक चुनौती बनती है कि हम इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करें, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। इतना वास्ट स्कोप है, लेकिन उनको हम क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। और इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू गिव देयर आंसर्स, और इन क्वेश्चंस के आंसर हमको किस तरह से देना है। तो बात करते हैं आरसीसी की। आरसीसी जो सब्जेक्ट है, आरसीसी सब्जेक्ट जो है, इसके अंतर्गत एक तो आ जाता है आपका इस कंक्रीट, रीइंफोर्स सीमेंट। कंक्रीट कैसे बनती है, एक तो कंक्रीट से बनती है और दूसरा क्या बनती है, इसके अंदर स्टील का प्रयोग करते हैं, रीइंफोर्समेंट डालते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम आरसीसी यदि फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हैं या हमारा आरसीसी पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सिलेबस में नहीं होने के बाद भी हमको कंक्रीट टेक्नोलॉजी को सरफेसली रिवाइज करना है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी को सरफेसली रिवाइज कर लेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है, और थोड़ा थोड़ा उनको रिवाइज कर लेंगे। दूसरा स्टील, इस पर तो ज़्यादा काम रहता नहीं है, क्योंकि स्टील जो प्रयोग होती है उनके अपने को ग्रेड इस तरह का एक दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे। जब आरसीसी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक अपने को कंक्रीट भी तैयार करनी पड़ेगी और दूसरा जो आपका आरसीसी, आरसीसी जो सब्जेक्ट है उसको भी तैयार, तो प्लस जुड़ गया अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब यदि बेस्ड ऑन सिलेबस क्वेश्चंस, सिलेबस सभी को मालूम रहता है जो इंटरव्यूअर रहते हैं, तो बेस्ड ऑन सिलेबस, तो आरसीसी का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको हम उसमें WSM LSM जो भी है, दोनों मेथड के बारे में जानकारी होना चाहिए। और साथ में जो सिलेबस है वो पूरा बिल्डिंग कंपोनेंट का है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है बिल्डिंग के, उनके बारे में सिलेबस दिया हुआ है। तो अपने को बिल्डिंग कंपोनेंट के लिए अपने को स्लैब, बीम, कॉलम और फाउंडेशन, ये सब इनके एलिमेंट है और इनके बारे में अपने को क्वेश्चंस तैयार करने हैं। सिलेबस में दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है, इनका यूज कहाँ पर, दूसरा ये जो टॉपिक दिया हुआ है डिजाइन ऑफ वाटर टैंक, इसलिए हमको वाटर टैंक पर क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है आजकल बहुत यूज होती है, इसलिए इस पर भी अपने को क्वेश्चन तैयार करने होंगे। और चौथा जो टॉपिक है सिलेबस में वो है आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन। तो आरसीसी के क्वेश्चन हम जब बनाएं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को हमको बनाना है, उनके आंसर्स को तैयार करना है और फिर बोलकर प्रैक्टिस करना है। तो ये चार टॉपिक जो हैं इन पर हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके अलावा बुक की बात हो गई, मतलब सब्जेक्ट की बात हो गई है कि आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी को तैयार करना है, सिलेबस की बात हो गई है। अब यदि डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट में जिन जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत हो, डिपार्टमेंट में जहाँ वैकेंसी है वहाँ उसी तरह का काम होता है, तो क्वेश्चंस भी उसी तरह के यदि फील्ड के एक्सपर्ट हैं, एकेडमिक्स के हैं
और फील्ड के हैं तो फील्ड के एक्सपर्ट यदि वाटर सप्लाई से आ गया तो वाटर सप्लाई से क्वेश्चन। तो डिपार्टमेंट के आधार पर अपना सिलेबस में मैच कर रहा है तो वो वाटर टैंक पे क्वेश्चन पूछेंगे, वाटर टैंक के बारे में। आरसीसी में डिजाइन ऑफ आरसीसी वाटर टैंक यूज होते हैं। यदि पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो वहाँ पर रोड्स का काम होता है। रोड्स में जो अपना हाईवे में ब्रिज यूज होते हैं वो ब्रिज, तो आरसीसी ब्रिज के बारे में पूछ सकते हैं। और तीसरा आपका जो रहेगा बिल्डिंग, तो उनका मेन काम है तो बिल्डिंग एलिमेंट। तो टॉपिक वही हो गए लेकिन इन पर ज्यादा फोकस करेंगे। बिल्डिंग एलिमेंट ये हो गया। नेक्स्ट आपका आया यदि अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं। अर्बन डेवलपमेंट में आरसीसी का यूज कहाँ पर होता है? मल्टी स्टोरी, इनके प्रोजेक्ट बड़े बड़े रहते हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो सकता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो सकता है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी बिल्डिंग कंपोनेंट आएंगे, बीम कॉलम स्लैब की डिजाइन, साथ में आप पर सॉफ्टवेयर की भी बात क्या स्टार्ट हो जाएगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की भी थोड़ी सी जानकारी अपने को करके जाना चाहिए। फेमस सॉफ्टवेयर है स्टड प्रो है, स्टड प्रो है बेंटले का। इसके अलावा क्या है, सीएसआई का ई टैब है। स्ट्रक्चर डिजाइन में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो है एनसिस है, और आपका क्या है सेप 2000। इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि स्टड प्रो और सेप 2000 ये जनरल सॉफ्टवेयर है, इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो सिंपल डिजाइन में। और जो ई टैब है वो पर्टिकुलरली क्या है बिल्डिंग के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से। इसके अलावा यदि आपका क्या है प्रोजेक्ट आरसीसी पर है तो वहां से जो टॉपिक पर प्रोजेक्ट है उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यदि आपने एम टेक किया है तो आपकी जो डिजर्टेशन है उसमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो जिस टॉपिक पे किया है तो वहां से क्वेश्चंस अपने को तैयार करके जाना है आरसीसी से रिलेटेड। ठीक है। अब आपको तो भाट एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आज, तो भाट टाइप कहाँ से पूछे जाएंगे ये तो बात हो गई है, लेकिन आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और मान के चलिए कि वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने कभी ना कभी क्या है तैयार करना है, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को क्या है हाई रखना है। अब क्वेश्चंस का जो तरीका रहेगा छोटा हो या बड़ा, तो आपको जब जवाब देना है तो उसको आपको क्या है एमसीक्यू टाइप जवाब नहीं देना है कि एक वर्ड में कि कॉलम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, आपने जवाब दे दिया 6%, क्योंकि यहाँ पर साथ में नॉलेज या स्किल के साथ क्या है आपकी पर्सनालिटी को भी चेक करना है, कम्युनिकेशन स्किल को भी चेक करना है। तो आपको जितने भी आंसर्स आप दे रहे हैं उनको बिल्कुल शॉर्ट में मत करिए, उनको थोड़ा सा एलोबरेट करिए। और जब आप लिख कर के या बोल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको कम से कम 2 लाइन में क्या है हर क्वेश्चन का, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो तो 1 लाइन में या अदरवाइज 2 लाइन 3 लाइन में अपने को, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को तैयार जवाब देने के लिए करना है। अब बात डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी, जितनी अच्छी अपनी टर्मिनोलॉजी होगी उतना अच्छा इंटरव्यू रहेगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी को क्या कर निकाल लेंगे आरसीसी में, या और आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अपना वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वर्केबिलिटी है। तो ये इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि हम प्रैक्टिस करके जाएं तो वहाँ पर आसानी से क्या है जवाब दे सकते हैं। अब बात आती हैगी कि आपका आपका डाटा ओरिएंटेड का जवाब तो बिल्कुल क्या है छोटा ही रहता है, लेकिन जब कैंडिडेट डिस्कम्फर्ट में रहता है तो डाटा पूछने लगते हैं उसको क्या है आराम से लाने के लिए। तो डाटा और फॉर्मूले
आप इकट्ठे कर लीजिए और ये क्या है सब कोड में मिल जाते हैं। 456 2000 में अपने को सभी डाटा मिल जाते हैं। तो कोड को अपने को क्या करना है, रिवाइज करना है। कोड को रिवाइज करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस तो आरसीसी के, चाहे फील्ड में काम कर रहे हो या आप कर रहे हो ऑफिस में काम कर रहे हो डिजाइन में, तो विदाउट कोड तो आपका तो कोड की आपने को मल्टीपल टाइम्स 2-3 बार क्या है उसको रिवाइज कर लीजिए, तो वहाँ से क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे और उन क्वेश्चंस के आप आंसर भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चंस हो गया है। इस तरह से अपने को किसी तरह से भी क्या है क्वेश्चन को ढंग से सुनना है, उसको अपने को टाइम लेना है, उसको रिकॉल करना है और रिकॉल करने के बाद शब्दों का उचित चयन करना है, उसको वेल एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने में कई बार क्या होता है कि हमको 4 या 5 पॉइंट आ जाते हैं, तो उसमें टाइम लेने की कोशिश करना चाहिए। रिकॉल करने में क्या है टाइम मिलेगा, जैसे आप बोलेंगे कि फर्स्टली तो ये थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। सेकेंडली उन्होंने कहा कि डबली रेंजफोर्ड बीम के कब प्रयोग करते हैं, कब प्रयोग करते हैं, तो इनका आपको 3-4 सेंटेंस में बोलना है। तो आप फर्स्टली बोलेंगे, सेकेंडली बोलेंगे, थर्डली बोलेंगे, एट लास्ट बोलेंगे। और यदि उन्होंने कह दिया है कि एनी टू, तो फिर आप फर्स्ट और सेकंड करके बोलेंगे तब आपको। तो आपको अपनी एनर्जी को क्या करना है, वापस लाना है, ध्यान से सुनना है, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। इवन उस समय यदि कोई चैम्बर में आता है और जो मेंबर्स हैं उनके लिए पानी लेके आता है और पानी आपसे भी पूछते हैं, तो आप थैंक यू सर करके क्या है एक्सेप्ट कर सकते हैं। और पानी आप पीते समय आप क्या है रिलैक्स भी हो सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को, अपनी मेमोरी को क्या है रिकॉल कर सकते हैं और आगे के समय आप क्या है कंफर्टेबल पाएंगे। तो जितना आप सोचने में, यदि उस समय सोच के जवाब देंगे तो आपका निश्चित ही जवाब अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप चैम्बर से या इंटरव्यू रूम से वापस निकलेंगे तो आपको याद आएगा कि इसका जवाब तो हम और बेहतर ढंग से दे सकते थे। तो ये काम आपको इंटरव्यू रूम के अंदर ही कर लेना है। अब एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं आरसीसी के। हाँ, इसमें फॉर्मूला के बाद आपके क्वेश्चन कोड के भी हो गए और एक जगह से और आ सकते हैं, वो सब कहलाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या है, कभी भी भूलते नहीं हैं और आपके स्टैंडर्ड, यदि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए हैं तो आपका स्टैंडर्ड क्या है मेंटेन रहता है कि आपको सब्जेक्ट में स्किल है, नॉलेज है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी अपने को जब ये चीज तैयार हो जाए तो कंसेप्ट पर ध्यान दें। कंसेप्ट कभी भी भूलते नहीं है, एक बार आप रिकॉल करेंगे तो उसका आंसर, और वही कंसेप्ट पूरी आरसीसी पूरी स्ट्रक्चर डिजाइन में बार बार यूज कर सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को तैयार करें। एक क्वेश्चन आप तैयार करके गए, उससे मिलता हुआ दूसरा क्वेश्चन रहेगा, तब भी उसका आप वहां पर जवाब दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ डिजाइन कोड। आरसीसी हो या स्टील हो या स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन में, कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर या सिविल इंजीनियर हमेशा ही कोड का प्रयोग करते हैं। कौन से कोड यूज करते हैं, 456 करते हैं, है ना, 1392 होता है, 20262 होता है, 875 होता है। तो ये जो कोड हैं इनका यूज की का क्या महत्व है, या ये जो कोड हैं किस तरह से डिजाइनर को हेल्प करते हैं। तो पहला जो हैगा कि ये कोड जो है मेन जो ऑब्जेक्ट है कि पब्लिक सेफ्टी देती है। पब्लिक सेफ्टी, जो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है पब्लिक के लिए सेफ होना चाहिए, क्योंकि कोड में मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है कि किसी भी डिजाइनर को इन मिनिमम रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करना ही है। इस वजह से हमें क्या मिलती है कि स्ट्रक्चर में सेफ्टी मिलती है। कोड फुलफिल करता है पब्लिक सेफ्टी को। किस तरह से, क्योंकि कोड में मिनिमम डिजाइन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट दी हुई हैं और उनको फुलफिल करना हर इंजीनियर की जरूरत है। तो फिर इस तरह से क्या है
स्ट्रक्चर फेल नहीं हो सकता है। आप जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो कोड ने इस काम को क्या है, इसी एनालिसिस के जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट को क्या किया है, फॉर्मूले और आपके चार्ट के रूप में, फॉर्मूले और चार्ट के रूप में समराइज कर दिए हैं। ठीक है, तो दूसरा, पहला पब्लिक सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर बनता है, दूसरा हेल्प करता है, फार्मूले और चार्ट मिल जाते हैं तो एनालिसिस को सिंपल कर दिया है। अब क्या होगा, यदि कोड नहीं होते तो हर स्ट्रक्चर इंजीनियर हर अलग अलग मेथड्स का यूज करके अपनी डिजाइन करता। तो इससे क्या हुआ है कि कोड आने की वजह से उनके स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के बीच में कंसिस्टेंसी आ गई है, एक रूपता आ गई है कि उनके रिजल्ट क्या करेंगे, मैच करेंगे यदि वो कोड को फॉलो करेंगे। और लास्ट जो आपका है वो बनता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर या सिविल इंजीनियर उसको प्रोटेक्ट करता है लीगली। यदि कोई स्ट्रक्चर बैड वर्कमैनशिप, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल या पुअर सुपरविजन की वजह से फेल हो जाता है तो सिर्फ छोटे मोटे डिस्प्यूट ये स्ट्रक्चर इंजीनियर को बचाने का काम करेगा, उसको लीगल प्रोटेक्शन देता है कि मैंने स्ट्रक्चर सही तरह से डिजाइन किया हुआ है, एज पर कोड डिजाइन किया हुआ है, ये जो फेलियर हुआ है वो पुअर वर्कमैनशिप, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल की वजह से हुआ है। इस तरह से बार बार कोड की बात चलती है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि कोड की क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपको इस तरह से समराइज करके उनका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पोजोलॉनिक मटेरियल, हाउ इज पीपीसी इज मैन्युफैक्चर्ड। कोड में आप देखेंगे तो बहुत सारे सीमेंट दिए हुए हैं, क्योंकि आरसीसी है तो कंक्रीट है, वो कंक्रीट है तो कंक्रीट के मेन इंग्रेडिएंट सीमेंट, आपका एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर, तो इन पर भी हमको क्वेश्चन तैयार करना है। अब सीमेंट में सिर्फ पोजोलॉनिक मटेरियल ही क्यों लिया गया है, पीपीसी सीमेंट को क्यों लिया गया है, तो आपको क्या है, इसकी वजह है कि मोस्ट कॉमनली सीमेंट जो है यूज जो होता है डिपार्टमेंट में वो आप पीपीसी सीमेंट होता है कॉमनली, या मार्केट में जो अवेलेबल है। तो आजकल ओपीसी ने क्या किया, ओपीसी को, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को पीपीसी ने रिप्लेस कर दिया है। इंटरव्यू के समय एक बात और अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर यदि इंटरव्यूअर यहाँ पर लिखा हुआ है पीपीसी तो इसका मतलब होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, लेकिन कभी भी हमको वहाँ पर एज ए इंटरव्यूअर हमको क्या है, शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलना है। इंटरव्यूअर आपसे पूछता भी है तो आप ओपीसी को हमेशा जवाब दीजिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में, आरसीसी को जवाब दीजिए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में। इस तरह से आपको टाइम भी मिलेगा जवाब देने के लिए और आपका क्या रहेगा, ये इफेक्ट कि आप बिल्कुल ही शॉर्ट में, उन्होंने पीपीसी पूछा है, आपको बार बार वर्ड यूज करना है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, क्यों, ये अच्छा इफेक्ट डालता है किसी भी एब्रिविएशंस को, जब तक उसका एब्रिविएशन से, इसीलिए कई बार तो एब्रिविएशन को आपको कंफर्ट में लाने के लिए कि क्या मतलब है पीपीसी, तो आपको क्या है वहाँ पर बोलना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए एब्रिविएशन का यूज हमें नहीं करना है। अब जब मोस्ट कॉमनली सीमेंट आपका पीपीसी है तो फिर यहाँ पर हमको क्या है कि पोजोलॉनिक पीपीसी कैसे बनाया जाता है, ओपीसी में पोजोलॉनिक मटेरियल को मिला के, पोजोलॉनिक मटेरियल को मिला के तो इससे बन जाता है पीपीसी। अब ये पोजोलॉनिक मटेरियल क्या होते हैंगे, ये इनके अंदर कोई भी सीमेंटिंग या बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन जब सीमेंट में हाइड्रेशन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचता है, CaOH होल ट्वाइस बनता है, तो जो पोजोलॉनिक मटेरियल क्या है, सिलिशियस मटेरियल होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है इनके अंदर, SiO2 होता है
और ये रिएक्ट करके CaCSH बना लेते हैं, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। तो ये क्या है आपका, ये जो था सॉल्युबल, यदि ये सॉल्युबल रहेगा तो ये क्या करेगा, सीमेंट की साउंडनेस को खराब करेगा, जबकि ये CSH जो है वो क्या है अपना इनसॉल्युबल। इस तरह से आपको सीमेंट को साउंड बनाए रहेगा। इस CSH के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। तो पोजोलिक मटेरियल के अंदर स्वयं की बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब वो हाइड्रेशन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तब इनके अंदर जो CSH कंपाउंड कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है उसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। पोजोलिक मटेरियल क्या होते हैं, बेस्ड मटेरियल होते हैं। इस तरह से ये सीमेंट क्या है, सस्ता भी पड़ता है और इकोनॉमिकल भी होता है। अब OPC में कितना पोजोलिक मटेरियल मिलाना परमिटेड है, तो उसकी वैल्यू है कि आपकी 15 to 35% हम PPC बनाने के लिए पोजोलिक मटेरियल के लिए यूज करते हैं। पोजोलिक मटेरियल इंडिया में दो तरह का मिलता है, मोस्ट कॉमनली तो फ्लाई ऐश बेस्ड होता है। तो जब आप बैग देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा IS 1489 पार्ट 1, मतलब उसके अंदर पोजोलाना कौन सा है आपका फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश बेस्ड मटेरियल है। तो इसलिए आपको हर सीमेंट की उनका कहाँ यूज होता है और क्या पर्पज है, लेकिन खास तौर से PPC और OPC को जानना जरूरी है। PPC की जो स्ट्रेंथ रहती है वो OPC के 33 ग्रेड के बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ PPC ओवर OPC। तो इनका क्या है कि ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेस्ड मटेरियल का यूज करते हैं, फ्लाई ऐश वगैरह, इसलिए ये क्या होते हैं आपके इकोनॉमिकल भी हैं और साथ में क्या होगा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपका एनवायरमेंट। अब इसने क्या है, इसको पहले भी डिस्कस कर दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्युबल था जिसकी वजह से साउंडनेस पुअर होती है, उसको इसने क्या कर दिया CSH में बदल दिया और बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ गई। इसकी वजह से इनसॉल्युबल होने की वजह से इसकी परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और ड्यूरेबिलिटी भी। परमेबिलिटी बनेगी तो जब वाटर टैंक में हम क्या करेंगे, OPC का यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर टैंक की मेन रिक्वायरमेंट हो जाती है परमेबिलिटी, पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। अब इससे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है, तो PPC की हीट ऑफ हाइड्रेशन OPC से कम होती है और जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्रैक डेवलप होते हैं वो भी इसके अंदर कम होते हैं। ये जो सीमेंट से कंक्रीट बनाई जाती है उसकी वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो बस ये सभी क्या है इसके एडवांटेज हैं। इनमें आप जैसे बोल सकते हैं फर्स्टली, सेकेंड, थर्ड, अब आपको और फिर रिकॉल करके उचित शब्दों का चयन करके हम अपने आंसर को वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूज इसी तरह से सभी सीमेंट के यूज पढ़ लीजिए। इसमें जब लो हीट रहेगी तो इसको हम कहाँ करेंगे, मास कंक्रीट वर्क में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका फील्ड से आ गया है कि आप फील्ड मार्केट पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या चल रहा है। तो आपका व्हाट आर द साइजेज ऑफ स्टील बार अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बार अवेलेबल इन इंडिया, हाउ द वेट ऑफ द बंडल बार इज फाउंड। तो साइज की बात करते हैं, नॉमिनल बार डायमीटर जो है वो आपका इंडिया में 1786 जो अपना FE 415 और 500 के लिए कोड है, 1786 वाले कोड में अपने को क्या है ये साइज दिए हुए हैं। तो पहले क्या 4, 5, 6, 4, 5, 6, फिर 8, 10, 12, तो जो मार्केट में चल रहा है उनके भी क्वेश्चंस क्या है तैयार कर सकते हैं, उनके आंसर तैयार। धीरे धीरे एक गैप बढ़ जाता है, 2 का गैप हो जाता है, फिर 3 का गैप हो जाता है, फिर आगे जाके क्या है 4 का गैप हो जाता है।
है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक तो 14 mm का बार नहीं आता है और दूसरा आपका 18 mm का बार नहीं आता है। ये जो साइज डिपेंड करती है रोलिंग मिल की कैपेसिटी से। कोड जब बना था 2008 में, अब तो ये क्या है मेरी समझ में 45 और 50 mm के भी बार मार्केट में अवेलेबल है। अब बात होती है कि जो बार आते हैं मार्केट में वो उनकी लेंथ कितनी होती है। तो ये कॉमन सेंस के आप टच में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ये 40 पहले कहलाता था 40 फीट का बार होता है। अब उसको क्या है IS यूनिट आने की वजह से क्या हो गया है, उसको 12 मीटर का बार आता है। तो ये कुछ 39 पॉइंट समथिंग फीट होते हैं। अब जो मार्केट में यदि आप लेने जाएंगे तो जनरली बोलते हैं कि इस स्लैब में डालना है तो कितनी 2 क्विंटल सरिया या 3 क्विंटल क्या है लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो कैसे वेट कैलकुलेट करते हैं। तो जो शॉपकीपर होता है या फैब्रिकेटर और होलसेलर के पास जाता है तो वो क्विंटल में नहीं बोलता है, वो क्या करता है कि उसको कितनी लेंथ की जरूरत पड़ती है तो वो पूरे बार की क्या है लेंथ निकाल लेता है। उसको जरूरत पड़ी, मालूम पड़ा कि 200 मीटर लेंथ क्या है बार की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या करेगा और डायमीटर उसको क्या चाहिएगा, यदि 10 mm के बार चाहिए है तो वो 10 mm का यहाँ पर रखेगा और लेंथ रखेगा यहाँ पर mm में 200 मीटर और उसको 160 से डिवाइड कर देगा। तो फिर ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा उसका बार इन केजी में। तो एक्चुअल में वो जो क्या है क्विंटल में मार्केट से नहीं खरीदते हैं, वो खरीदते हैं पहले लेंथ निकालते हैं और लेंथ निकालने के बाद क्या है इतनी लेंथ शॉपकीपर कैलकुलेट करके क्या आपका इतना वेट हुआ पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी द टाइप ऑफ स्टील reinforcement used in the reinforced cement concrete structure। अब जो RC स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसमें एक तो रहता है कंक्रीट और दूसरी रहती है स्टील। स्टील का तो बहुत ही कम पॉइंट है तो उनको अच्छी तरह से क्या है तैयार करके जाना चाहिए। तो स्टील जो है कोड के हिसाब से 4 तरह की स्टील क्या है अवेलेबल हैगी, RCC में यूज कर सकते हैं। पहली है जो वो है Fe250 जिसके बारे में IS 432 पार्ट 1 में दिया हुआ है और ये उसके करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ UTS हैगी और आपका परसेंटेज इलोंगेशन दिया हुआ है। अब माइल्ड स्टील तो यूज नहीं होती है, माइल्ड स्टील की सरफेस क्या होती थी प्लेन, तो इसकी एक तो स्ट्रेंथ कम होती हैगी और दूसरा स्ट्रेंथ कितनी ये होती है आपकी 450 और ये 415। माइल्ड स्टील प्रेजेंट नाउ डेज यूज नहीं होती है क्योंकि इसकी टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ कम होती है और दूसरा क्या रहता है इसकी सरफेस स्मूथ होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है, तो आजकल यूज नहीं करते हैं। सिर्फ इसका यूज कहाँ पर करते हैं, स्ट्रफ्स के रूप में, स्ट्रफ्स के रूप में या कॉलम की टाइज के रूप में ही इनका यूज करते हैं। दूसरी जो स्टील कहलाती है वो है आपकी डिफॉर्म बार, राइट। दूसरी हो गई है आपकी डिफॉर्म बार। डिफॉर्म बार को क्या बोलते हैं, आपका जो अपनी आती है HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। तो ये 3 तरह की स्टील कोड में बताई है 456 में कि आपका 450 और 500 और 550। लेकिन जो IS 1786 जो है 1786 2008 में यहाँ पर स्टील के 4 ग्रेड होंगे, Fe415, Fe500, Fe550 और Fe600। ये क्या है उसकी 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर यील्ड स्ट्रेंथ हैगी। अब जो नई स्टील आ गई है इसमें उसमें और सुधार हो गया है लगातार इम्प्रूवमेंट चलने की वजह से, तो इनके आगे सफिक्स लग के आ गया है डी। डी का मतलब यदि आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर डी का मतलब है डक्टाइल। ये जो स्टील है
वो डी डिनोटिंग द डक्टाइल, मतलब Fe415 जो पहले आती थी अब वो क्या हो गई है Fe415D। और ये क्या है डक्टिलिटी, डक्टाइल स्टील है, तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में यूज कर सकते हैं। अब ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टॉर स्टील बार एंड TMT बार्स, विच वन इज बेटर एंड व्हाई। अब ये क्वेश्चन भी क्या है स्टील का ही है, और दो तरह के क्या है मार्केट में स्टील रहती है, कुछ बोलते हैं टॉर स्टील और दूसरी क्या कहलाती है आपकी TMT बार्स। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, टॉर स्टील जो अपनी HYSD बार थे वही क्या है आगे जाके बन गए अपने टॉर स्टील बन गई है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इनको बनाने के लिए पहले क्या किया गया कि हाई टेंसाइल माइल्ड स्टील का यूज किया, माइल्ड स्टील को हॉट रोलिंग के बाद फिर क्या किया इसकी ट्विस्टिंग की गई, ट्विस्टिंग की गई और कब कोल्ड करके, कोल्ड का मतलब कंप्लीटली कोल्ड नहीं है, तो कोल्ड केस में इनको क्या इसलिए इनको बोलते हैं CTD, कोल्ड ट्विस्टेड बार। टॉर स्टील का मतलब है कोल्ड ट्विस्टेड बार। वैसे तो टॉर जो है ये पेटेंट नाम है, टॉर जो है पेटेंट नाम है, और एक लग्जमबर्ग की स्टील बनाने वाली कंपनी है उसने इसका नाम दिया था टॉर। तो यहाँ टॉर एक्चुअल अपने लिए क्या है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार है, ठीक है। हॉट रोलिंग के बाद कोल्ड करके इनकी ट्विस्टिंग की गई है, इनके अंदर रिफ्स बनाए गए हैं, इनके अंदर रिफ्स बनाने से इनकी ये इनको वेल्डिंग नहीं कर सकते इन बार की, इनकी क्या है वेल्डेबिलिटी नहीं है, इनके अंदर वेल्डेबिलिटी नहीं है। वो जो TMT बार आए हैं इनके ऊपर क्या किया गया, इन पर थर्मल ट्रीटमेंट किया गया, थर्मल वही बार थे तो इनके बनाने के प्रोसेस में क्या है चेंज हो गया, रोलिंग वही की गई, हॉट रोलिंग की गई, हॉट रोलिंग के बाद 950 डिग्री टेम्परेचर से इसको ठंडा किया 450 डिग्री सेंटीग्रेड, सडनली ठंडा करना है इन वाटर, पानी में ठंडा किया और ठंडा से इस प्रोसेस को बोलते हैं सडनली ठंडा करने को बोलते हैं क्वेंचिंग, और क्वेंचिंग के बाद 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या करते हैं इसकी ट्विस्टिंग करते हैं, रिब्ड बन जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल मैकेनिकल ट्रीटमेंट, थर्मल मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसकी वजह से जो बार है, बार की जो ऊपर की आउटर सरफेस है वो टेम्पर्ड हो जाती है, टेम्पर्ड हो जाती है। तो अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा यूज करेंगे, तो TMT बार इज बेटर देन आपका टॉर स्टील, टॉर स्टील से बेटर होती है। क्यों क्यों होते हैं, पहली वजह तो ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है। दूसरा ये क्या है इनमें क्या है डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी है। तीसरा जो है इनकी वजह है वेल्डेबिलिटी, और एक और कारण है कि ये लेस ये मोर कोरोजन रेजिस्टेंस, इसलिए वी विल प्रेफर TMT बार। टॉर स्टील कैसे बनती है CTD प्रोसेस से, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार से, और ये जो बनती है आपकी TMT बार जो होते हैं वो हीट ट्रीटमेंट से बनते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मो मैकेनिकली हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टर्म्स RMC, HPC, SCC, LWC, FRC एंड फेरो। ये कंक्रीट से ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा ये क्या है हमें
आपको कंफर्ट में लाने के लिए इन क्वेश्चंस को पूछते हैं। जैसे उन्होंने कहा एई का मतलब क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर, तो आरएमसी। तो आप इनकी क्या है एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी में। आपको जैसे बोलते हैं डब्ल्यूएसएम, एलएसएम, तो इनकी क्या है आप कर लेंगे और उनको वहाँ पे, क्योंकि जवाब तो देना ही है ना। तो आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, फाइबर रेंफोर्स कंक्रीट और फेरोसम सीमेंट। तो क्या है जानना जरूरत होना चाहिए। तो ये सब अपने को टर्म इस तरह से, इससे आपको क्या है एक्सप्लेनेशन। लेकिन आपको जब जवाब दे रहे हैं तो कभी भी आरएमसी नहीं बोलना है। आपको जवाब देते वक्त हमेशा ही रेडी मिक्स कंक्रीट ही बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही, क्योंकि पूरे में क्या होता है एफसी के, आरसीसी डिजाइन में एफसी के और एफवाई चलता रहता है। या कंक्रीट का ग्रेड है तो वहाँ पे लिखा रहता है M25। तो 25 क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि हमारा कि जो अपनी नॉर्मल वैल्यू, राइट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि यदि हम टेस्टिंग कर रहे हैं और हमारे पास 100 सैंपल्स हैं और 100 सैंपल में से 5 सैंपल्स जो हैं वो हमारे क्या है उनकी स्ट्रेंथ, जो हमारी डिजायर्ड स्ट्रेंथ है, जैसे M25 के लिए क्या हो जाएगी 25 न्यूटन पर mm²। तो ये करेक्ट, तो 5 सैंपल से ज़्यादा जो है उनकी स्ट्रेंथ 25 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब हर 20 में एक, यदि 100 सैंपल नहीं है तो एक सैंपल फेल, हर 20 सैंपल में एक सैंपल से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो सिंगल वैल्यू लेना है अपने को। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इस तरह कैसे निकालते हैं, यदि हम मीन स्ट्रेंथ लें और उसमें हम के को मल्टीप्लाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये आपका उसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आ जाती है। इसी तरह से क्या करते हैं लोडिंग के समय क्या कैरेक्टरिस्टिक लोड को लेते हैं। तो इसकी क्या रहती है कि डिजाइन लाइफ पीरियड में कोई भी लोड क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी 95 प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, 95% प्रोबेबिलिटी हो कि वो डिजाइन लाइफ में ना बढ़े। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो इसको क्या करते हैं मीन लोड में हम प्लस करके निकालते हैं के टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपने को जानना जरूरी है, क्योंकि आरसीसी में जितने भी अदर स्ट्रेंथ है वो सब किस पर डिपेंडेंट हैंगी, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर। इसीलिए आगे के जो 4 क्वेश्चन हमने इसी तरह के लिए हैं कि ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सभी को मालूम रहता है। FCR जो रहती है वो किससे निकालते हैं 0.7 टाइम्स ऑफ √FC की। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी रिलेटेड है किससे, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। अब इसी तरह से जब हम शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स के लिए बीम या स्लैब को डिजाइन करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जिसको बोलते हैं टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू रखी हुई है। तो टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू भी हम क्या कोड में किस तरह से निकाली हुई है 0.63 √FC के द्वारा निकाली गई है। तो 2 रिलेशन हो गए हैं। इसी तरह से थर्ड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जो टाउ BD क्या होता है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। यदि M20 की यदि आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी 1.2 होती है से न्यूटन पर mm², तो M20 में FCK की जगह यदि 20 रखेंगे तो ये चीज निकल आएगी आपकी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस आ जाएगी।
तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है 0.16 FC के पावर 2/3 या 0.67। रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब फाउंडेशन डिजाइन करते हैं तो कंक्रीट जो होती है उसकी हम बियरिंग स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं। तो इसकी यदि WSM में बात करें तो ये आपकी वैल्यू होती है आपकी 0.25 FC के, जबकि LSM में होती है 0.45 FC के। मेरा ये 4 क्वेश्चन से सिर्फ यही बताने का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। उसको डिस्क्राइब करने में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदर जो हैं अदर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दे आर आल्सो रिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया है आपका। गिव रीजन व्हाई द मिनिमम एंड मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द IS कोड। यदि हम एक्सपोजर कंडीशंस के हिसाब से देखें, एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं, एक्सपोजर कंडीशंस माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर और वेरी सेवियर और एक्सट्रीम। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर मिनिमम कोड में टेबल दी हुई है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और साथ में क्या दिया हुआ है कि आपका यदि माइल्ड है, माइल्ड कंडीशन में मिनिमम ग्रेड यदि M22 है RCC के लिए, तो सीमेंट कंटेंट क्या है, मिनिमम 300 kg पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। तो ये मिनिमम वैल्यू क्यों फिक्स की गई है, ये इसलिए फिक्स की गई है कि ये ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। जो नया कोड आया है 2000 का 1978 के बाद, उसमें RCC में कोड में ड्यूरेबिलिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। तो इस वर्ड को आपको फिट करना है। ये फायर रेजिस्टेंस हो या जो भी हो, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन क्या है, ड्यूरेबिलिटी की वजह से है। तो मिनिमम कंटेंट स्ट्रक्चर डिजाइन लाइन के बीच में ड्यूरेबल रहे, तो इसलिए उसको ड्यूरेबिलिटी को क्या किया गया है, आपका मेन इम्पोर्टेंस दी गई हुई है। मिनिमम कंटेंट ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया है। इसी तरह से यदि हम 456 में देखें, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू दी गई है 450 kg पर मीटर क्यूब, और वहाँ पर रीजन भी दिया हुआ है कि आपका ड्राइंग सिंकेज, सूखने पर जो श्रिंकेज होता है कंक्रीट का, उससे जो क्रैक डेवलप होते हैं उनको कम, इससे ज़्यादा यदि सीमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ड्राइंग सिंकेज बढ़ने की रिस्क बढ़ जाएगी, सिंकेज की वजह से क्रैक डेवलप होंगे। और दूसरा, थर्मल क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। थर्मल क्रैकिंग मीन्स टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो क्रैक डेवलप होते हैं वो क्या है, बढ़ जाएंगे। इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीमेंट। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो कभी अपन नहीं भूलते हैं, और इनका जवाब देना हमारा इंटरव्यू अच्छे होने की गारंटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म नॉमिनल, क्लियर एंड इफेक्टिव कवर। पहले का जो कोड था उसमें वर्ड यूज होता था क्लियर कवर। क्लियर कवर और नॉमिनल कवर यदि कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, सेम ही है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ गई है कि सेम नहीं है, क्योंकि ये आपको वहाँ पे जवाब देना है, खास तौर से इस लाइन को, द कवर रिक्वायर्ड टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉमिनल कवर। आपको ये जवाब नहीं देना है कि पहले जो क्लियर कवर था अब क्या है, वही नॉमिनल कवर बन गया है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट सही नहीं हुआ है। यदि वैल्यू देखेंगे तो सेम आएगी, लेकिन अब तो फंडामेंटली चेंज हो गया है, क्योंकि स्ट्रक्चर डिजाइन में हम मेनली इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ड्यूरेबिलिटी को। तो ड्यूरेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देने के लिए
ड्यूरेबल बनी रहे कंक्रीट डिजाइन लाइफ में, तो उसके लिए जितना कवर प्रोवाइड करते हैं वही क्या कहलाता है, नॉमिनल कवर। अब नॉमिनल कवर होता क्या है, तो वो क्लियर कवर के बराबर ही होता है पुरानी, मतलब डिजाइन की कैलकुलेशन की समय यदि ये मेन बार है बीम में, और मेन बार में आपका ये आपका लिंक है, ये हैंगर है या स्ट्रप्स हैं, तो ये जो आपकी इसकी आउटर सरफेस से लेकर के कंक्रीट की आउटर, ये जो डिस्टेंस कहलाती है आपकी नॉमिनल कवर। लेकिन नॉमिनल कवर बोले तो आपको वर्ड ड्यूरेबिलिटी जरूर बोलना है, ठीक है। और क्लियर कवर में भी यही डिस्टेंस होती है, लेकिन ये सब क्या है, पुरानी बात हो गई है। दूसरा इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर इफेक्टिव डेप्थ निकालने के काम में आती है, तो इस सेंटर के रेनफोर्समेंट से जो होती है वैल्यू, यदि आउटर सरफेस से लेकर के ये जो सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट जो है वो डिस्टेंस क्या है, आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है, तो इसी सेंटर से लेकर के आउटर सरफेस की डिस्टेंस कहलाएगी इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर इफेक्टिव कवर में क्या हो जाएगा, ये क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ द रेनफोर्समेंट, और ये लिंक की जो थिकनेस है वो पूरी की पूरी आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग। अब डिजाइन आजकल नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होती थी और उसको तो यूज नहीं करते हैं, आजकल आती है डिजाइन मिक्स कंक्रीट का यूज करते हैं। डिजाइन मिक्स कंक्रीट, अब आप डिजाइन मिक्स कर रहे हैं तो उस समय आपके ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पर्पज क्या है इस डिजाइन मिक्स का। पहला पर्पज तो क्या है आपका, कंक्रीट जो हम मिक्स बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। और इकोनॉमिकल के साथ में जब उसका कंक्रीट का बिहेवियर हो फ्रेश स्टेट या ग्रीन स्टेट में, तो वो क्या रहे, वर्केबल और होमोजीनियस रहे, होमोजीनियस रहे। ऐसा नहीं कि गिट्टी अलग हो रही है, सीमेंट अलग हो रहा है और पानी अलग हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जब हार्डन स्टेट में है, हार्ड स्टेट में पहुंच जाए तो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। तो ये डिजाइन मिक्स करते वक्त हमारे प्राइम ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफाइन द टर्म बीम कॉलम एंड बीम कॉलम एंड बीम कॉलम। ये स्ट्रक्चर एलिमेंट हैंगे आपके, उनका अपने को क्या है डेफिनेशन पता होना चाहिए, और साथ में आपका जो यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है उस चैम्बर में कौन कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपको किस तरह के स्ट्रक्चरल एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आपको सीक्वेंस से बोलना है कि ये आपका क्या हो गया, स्लैब से स्टार्ट किया, स्लैब देन बीम देन कॉलम देन फाउंडेशन या फुटिंग। और आपको इसके अलावा यदि लिंटेल या आर्च दिख रहे हैं तो उनको भी बोल सकते हैं, ट्रसेज हैं, तो ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। यहाँ बताया इसलिए जा रहा है कि ध्यान अपने को ये देना है कि वहाँ का यदि फॉल्स सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग और आपके जो पार्टीशन वाल है उनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कंसीडर नहीं करना है। एलिमेंट में कंसीडर फॉल्स सीलिंग और पार्टीशन वाल को आपको, और ये जितने भी एलिमेंट है इनकी हमको डेफिनेशन या उनके बिहेवियर को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर बीम पूछा गया है, तो बीम में जो होता है कि ये प्राइमरी क्या होता है, इसके अंदर बेंडिंग होती है, और ये जो बीम है इसका क्या है, कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो आपको डेफिनेशन में बताना है कि बीम प्राइमरी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट एंड लोड
लोड का बहुत रोल है। लोड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यही बीम आपका क्या है, कॉलम की तरह बिहेव करने लगेगा यदि लोड इस तरह से पड़ेगा। तो ये हॉरिजेंटल तो होता है, अच्छी बात है कि जो नॉर्मली क्या है बीम्स क्या है हॉरिजेंटल होते हैं, और लेकिन आपको ये हॉरिजेंटल और ये वाली डेफिनेशन नहीं देनी है कि ये वर्टिकल वाली। मेन बताना है आपको कि प्राइमरी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड लोड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसी तरह हम कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, और इनमें जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लोड क्या है, पैरेलल रहता है या कॉन्सेंट्रिक उसी से पास होता है। एक्सियली लोडेड कॉलम में तो बिल्कुल यहीं से पास होता है। तो यहाँ पे लोड क्या रहता है, पैरेलल एक्सियल रहता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की, इसलिए इसमें कंप्रेशन डेवलप होता है और इसके अंदर क्या है, बेंडिंग होती है। तो लोड की बोलना है अपने को कैरी एक्सियल लोड होती है। अब बात बोलेंगे कि ये वर्टिकल मेंबर हो सकती है और ये जनरली क्या है, हॉरिजेंटल मेंबर। अब यदि कोई पोर्टल फ्रेम है और पोर्टल फ्रेम पर क्या है, ये बीम हो गया है क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका कॉलम, क्योंकि बीम की रिएक्शन कहाँ ट्रांसफर हो रही है, कॉलम पर। वर्टिकल मेंबर और ये एक्सियल लोड ले जाएगा तो ये हो गया कॉलम, और यहाँ ये आपके हो गए सपोर्ट। अब बीम कॉलम कब रहेगा, जब यहाँ पर लेटेरियल लोड अर्थक्वेक या विंड लोड की वजह से, किसी वजह से लेटेरियल लोड लग रहा होगा, तो ये वाला कॉलम हो जाएगा अपना बीम कॉलम। बीम कॉलम क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, बीम की तरह भी रहेगा। तो कॉलम विथ लार्ज बेंडिंग मोमेंट आर कॉल्ड बीम कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिजाइन। अब स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं, आप आरसीसी में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम रहती है, एक रहती है एनालिसिस वाली प्रॉब्लम और दूसरी रहती है डिजाइन वाली प्रॉब्लम। डिजाइन वाली प्रॉब्लम, एनालिसिस में स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कौन कौन से फोर्सेज आरसीसी में या स्ट्रक्चर एनालिसिस में रहते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड ट्विस्टिंग या टॉर्सनल मूवमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्सनल मूवमेंट एज पर अप्लाइड लोड, जितना लोड अप्लाई करना है उनके लिए इन चीजों का निकालना, एंड लोड कॉम्बिनेशन। लोड के साथ क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को भी यूज करते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मतलब बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, और आपका ऐसे केस में क्या रहता है कि हमको बीम का सेक्शन दिया होता है और बीम के सेक्शन में साथ में क्या है, उसकी स्टील भी दी होती है। तो और स्टील भी दी हुई है, डेप्थ भी दी हुई है, और हम उसका क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल के या मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनालिसिस। ये कहाँ पर यूज करता है, जनरली ओल्ड बिल्डिंग के रिहेबिलिटेशन में। उनको देखना है कि अब इनके अंदर कितनी शक्ति है, तो कितनी कैपेसिटी है, तो उनके अंदर स्टील, डेप्थ और क्रॉस सेक्शन को लेकर के हम उसकी मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स क्या है, निकाल सकते हैं। और डिजाइन में क्या करता है, डिजाइन में जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है इन्हीं बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स को यूज करके क्रॉस सेक्शन या उसको बोल सकते हैं आपका, हाँ, सूटेबल सेक्शन, मतलब सूटेबल क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करेगा, किस सेक्शन की, और ये सेक्शन कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, है ना। सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है आपका
सेफ्टी और देन इकोनॉमिकल। तो ये वर्ड आप क्या है उनको क्या है यूज कर सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करेगा, साथ में इन मूवमेंट को रजिस्टर करने के लिए, और साथ में क्या करेगा इस सेक्शन इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है जिस तरह से हम आरसीसी का कोड करते हैं बट उसी तरह हम क्या करते हैं स्पेशल पब्लिकेशन का भी BIS के स्पेसिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के स्पेशल SP मतलब स्पेशल पब्लिकेशन। क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द यूज ऑफ SP16। SP क्या है अपना स्पेशल पब्लिकेशन, इनका यूज करते हैं हम। SP16 contain chart and table which may be used for quick design of beams। पहले तो क्या है सॉफ्टवेयर नहीं थे तो इनका यूज करके हम जल्दी से बीम की डिजाइन कर लेते थे। तो अब क्या है तो SP16 जो है बीम की क्विक डिजाइन के में काम आता है। जैसे इसमें क्या करते हैं कि हमने MU हमको मालूम रहता है कि हमारा मूवमेंट अप्लाइड मूवमेंट कितना है, लोड की वजह से हमने अप्लाइड मूवमेंट पर यूनिट पिच निकाल लेते हैं। किस तरह की स्टील यूज की है तो यहाँ पर चार्ट में रहता है FY415 और 500। इसी तरह से यहाँ पर कंक्रीट का भी रहता है FCK, ठीक है, और यहाँ पर रहती है बीम की डेप्थ। और इस तरह से वहाँ पर क्या है ग्राफ बने हुए हैं, उन ग्राफ को पढ़ के हम क्या निकल आती है परसेंटेज स्टील निकल आती है 100 ST/BD। तो इन चार्ज SP16 स्पेशल पब्लिकेशन ऑफ BIS इज यूज्ड फॉर द क्विक या फास्ट डिजाइन ऑफ बीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ लोड बियरिंग बार एंड शियर बार। ये भी क्या है स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। इनके बिहेवियर में क्या अंतर है, जो लोड बियरिंग वाल होती है उस पर जो है लोडिंग रहती है ग्रेविटी लोड या वर्टिकल लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वर्टिकल लोडिंग, शियर वाल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में यूज करते हैं, और ये शियर वाल भी क्या होती है नीचे से फिक्स, और इसको ये लेटेरियल लोड को रजिस्ट करती है। डिफरेंस आपको शॉर्ट में नहीं बोलना है कि वर्टिकल लोड, इन पॉइंट को आप लिख लीजिए फिर बोल के प्रैक्टिस करिए, बोलना जरूर है 1-2 लाइन। तो आपका शियर वाल रजिस्ट द lateral load due to wind or earthquake. Next question. Differentiate the term factor of safety and partial safety factor for material strength. Right? WSM मेथड जो है उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी टर्म का यूज करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है। यदि कंक्रीट की बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और स्टील की बात करते हैं तो वो रहती है यील्ड स्ट्रेंथ। कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ या स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ को यदि हम डिवाइड करते हैं आपकी वर्किंग लोड से, यदि स्ट्रेस लेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा, लोड लेंगे तो आपका लोड हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो कहलाता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये कंक्रीट के लिए होता है 3 और स्टील के लिए होता है आपका 1.8। जबकि लिमिट स्टेट मेथड में LSM में टर्म बदल गए हैं, तो ये कहलाते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। 2 तरह के होते हैं, एक लोड के लिए होता है और एक मटेरियल। तो मटेरियल वाले को बोलते हैं गामा एम, और गामा एम एक कंक्रीट के लिए भी होता है और स्टील के लिए।
यदि कंक्रीट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका गामा m इज इक्वल टू एफ सी के डिवाइडेड बाई गामा एफ डी। डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को यदि हम डिजाइन स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसी तरह से यदि स्टील की बात करें तो गामा एम डी में यहाँ पर एफ वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ डी डिजाइन स्ट्रेंथ। इन दोनों का रेशियो कहलाता है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। स्टील के लिए एलएसएम में ये 1.15 होता है और आपका कंक्रीट के लिए होता है 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट संभव इंजीनियर्स का असिस्टेंट इंजीनियर 2022-23 के लिए कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स में सिलेबस के हिसाब से पूरी 10 यूनिट की सभी हार्ड कॉपी में बुक्स अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की भी बुक अवेलेबल है। इसके अलावा चूँकि टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से क्वेश्चंस के टेस्ट भी अब बढ़ा दिए गए हैं। टोटल टेस्ट 48 कर दिए गए हैं। टोटल क्वेश्चंस उनके अंदर 4025 है, जिसमें से लगभग 2800 आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं और 1250 क्वेश्चंस क्या है जीएस के हैंगे। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैंगे और वहाँ से कंटेंट को देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लिमिट स्टेट? लिमिट स्टेट वर्ड आता है तो आपको उसको तुरंत ही अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना है। लिमिट स्टेट का मतलब होता है फेलियर। तो लिमिट स्टेट इज ए स्टेट ऑफ फेलियर बिहाइंड विच द स्ट्रक्चर परफॉर्म सीज टू परफॉर्म इट्स फंक्शन सेटिस्फैक्टरी। लिमिट स्टेट फेलियर की वो स्टेट है जिस स्टेट के बाद वो स्ट्रक्चर जिसके लिए बनाया गया था उसके लिए वो फंक्शन सेटिस्फैक्टरी फंक्शन करना बंद कर देता है। और ये जो फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है आपका सेफ्टी वाला और दूसरा होता है अपना सर्विसेबिलिटी का, या बोल सकते हैं स्ट्रेंथ या कोलैप्स। सेफ्टी मतलब स्ट्रेंथ और कोलैप्स, और सर्विसेबिलिटी मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाए, अनसर्विसेबल हो जाए या अनसेफ हो जाए, तो उस लिमिट को हम बोलते हैं लिमिट स्टेट। तो आपको लिमिट स्टेट की डेफिनेशन याद करने के लिए लिमिट स्टेट वर्ड को कन्वर्ट कर देना है फेलियर में। नेक्स्ट, इज LSM इज बेटर देन WSM ऑफ डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर? गिव रीजन फॉर व्हाई दैट। गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर अपने को क्या देना है कि अपने को कंपैरेटिव स्टडी अपने को WSM और अल्टीमेट लोड या लोड फैक्टर मेथड ULM, और तीसरा अपना हो जाता है आपका है ULM यहाँ ले लेते हैं, और तीसरा हो जाता है LSM। अब जब WSM में परमिसेबल स्ट्रेस को लिया गया और जो लोडिंग की कंडीशन ली गई थी वो क्या था, आपका वर्किंग लोड था। यहाँ पर WSM मेथड की डिजाइन में लोड कंसीडर किया गया वर्किंग लोड, और जब इस मेथड से डिजाइन किए गए तो दो हमारे क्राइटेरिया हैं स्ट्रेंथ के लिए और सर्विसेबिलिटी के लिए। और सेक्शन की बात करें तो सेक्शन कैसा आया, तो WSM से जो हमारा सेक्शन आया वो आया हैवी, जो कि सर्विसेबिलिटी के लिए तो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फेलियर स्टेट पर या अल्टीमेट लोड पर उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। इसके बाद एडवांसमेंट हुआ, तब क्या आया, लोड फैक्टर मेथड, और वर्किंग लोड को कन्वर्ट कर दिया गया अल्टीमेट लोड में।
अल्टीमेट लोड। और इस तरह से जो सेक्शन मिला तो वो मिला हमको सिलेंडर। मतलब अब हैवी की जगह सेक्शन क्या हो गया, लाइट। स्टील का परसेंटेज बढ़ गया और ऐसा स्ट्रक्चर यूएलएम के द्वारा डिजाइन किया तो उसका अल्टीमेट लोड पर परफॉर्मेंस क्या था, गुड। लेकिन सेक्शन क्या होना, सेक्शन सिलेंडर होने की वजह से उसमें सर्विसेबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई। डिजाइन लाइफ में उसकी सर्विसेबिलिटी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद वो आया आपका एलएसएम। और एलएसएम के अंदर इन्होंने क्या किया कि मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर लिए, जिसकी वजह से हमको क्या मिली, एडिक्वेट सेफ्टी मिली, पर्याप्त सेफ्टी मिली। किसमें, अल्टीमेट लोड पर। इसी तरह पर्याप्त एडिक्वेट सर्विसेबिलिटी भी मिली। और वो कहाँ पर मिली, वर्किंग लोड पर। तो एलएसएम मेथड वर्किंग लोड पर हमको एडिक्वेट सर्विसेबिलिटी देता है और अल्टीमेट लोड या डिजाइन लोड या फिल्टर लोड पर हमको क्या है, सेटिस्फाई एडिक्वेट सेफ्टी देता है। और इससे जो सेक्शन आया मॉडरेट आया। तो इसलिए कि सो एलएसएम इज बेटर देन आपको। तो इन्हीं क्वेश्चंस को, ये ना तो इस तरह की थ्योरी अपने को काम देगी, ना मेरी तरह बोलने वाला। आपको इनके कुछ पॉइंट बनाने हैं और इस पॉइंट को बना करके अपने शब्दों में बोल करके, फ्लुएंटली बोल करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, उनको फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्ट, लेट, लास्ट ऐसे वर्णों को यूज करके बोलने की प्रैक्टिस करें। निश्चित ही इतनी ज़्यादा आप तैयारी से वहाँ पे जाएंगे कि वहाँ आपको लगेगा कि मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरफेसली क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन एक्सप्लेन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक एजम्पशन एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन। आपको लिमिटेड स्टेट मेथड और WSM मेथड के एग्जाम्पशंस मालूम होना चाहिए। मालूम रहते ही आप एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं तो ये सब चीजें क्या है, पड़ी हुई है। लेकिन इस एग्जाम्पशन का मतलब है कि ये जो, यदि न्यूट्रल एक्सेस है बीम का, तो यहाँ से यदि हम स्ट्रेन का बिहेवियर देखेंगे तो स्ट्रेन क्या है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा स्ट्रेन का वेरिएशन है, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर वेरी करता है, वेरिएशन लीनियर है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और यहाँ पर स्ट्रेन भी बढ़ता जाए। इसका एडवांटेज हम क्या करते हैं, स्ट्रेन कंपेबिलिटी में लेते हैं। स्ट्रेन कंपेबिलिटी टर्म को भी हमको मालूम होना चाहिए। स्ट्रेन कंपेबिलिटी का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जब हम क्रॉस सेक्शन में स्टील प्रोवाइड करते हैं और चारों तरफ से उसमें क्या है, कंक्रीट है, तो जितना स्ट्रेन क्या होगा कंक्रीट में होगा उतना ही स्ट्रेन क्या है स्टील में होगा। तो हमको डिजाइन कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इस एजम्पशन से सिंपल हो जाती है। इस एजम्पशन को दो WSM और LSM दोनों में ही कंसीडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज मोर देन दैट फॉर रेनफोर्सिंग स्टील इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। स्टील के लिए आपका गामा एम की वैल्यू स्टील के लिए है आपकी 1.15, जबकि कंक्रीट के लिए क्या है आपका गामा एम सी जो है वो है 1.5। तो ये वैल्यू डिफरेंट या कंक्रीट के लिए ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल रखना कठिन है। कंक्रीट में वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, सुपरविजन कठिन है। स्टील तो कहाँ पे बनती है, आपकी फैक्ट्री में बनती है और वहाँ पर स्टील होमोजेनियस मटेरियल है, जबकि कंक्रीट हेट्रोजेनियस मटेरियल है। तो इसलिए क्या है, कंक्रीट में जो वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है ज़्यादा होता है और स्टील में वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ कम मिलता है। इसलिए स्टील के लिए फैक्टर को कम लिया गया है।
Next question. The term balance section is used in both WSM and LSM. Explains the difference in meaning. आपको तीनों सेक्शन तैयार करना है, अंडर रेनफोर्स्ड, बैलेंस्ड, और उनको डिफाइन करना, बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड। दोनों के ये वर्ड WSM में भी यूज होते हैं और LSM में भी यूज होते हैं। WSM में जो क्राइटेरिया है वो आपका परमिसिबल स्ट्रेस का आएगा। यहाँ पर यदि WSM के हिसाब से इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, डेफिनेशन सेम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर रहती है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंक्रीट में स्ट्रेस रहेगा, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट को रिप्रेजेंट करती है सिग्मा CC से, और यहाँ पे रहती है स्टील, तो ये कहलाता है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। डायग्राम कैसा होता है? ये डायग्राम रहता है स्ट्रेस डायग्राम। तो ऐसा सेक्शन जिसमें इतनी स्टील प्रोवाइड किया जाए कि लोड के समय क्या हो कि फेलियर जो है कंक्रीट में, और कंक्रीट परमिसिबल स्ट्रेस जो है कंक्रीट में और स्टील में एक साथ ही पहुंचे। क्या लिखा? Thus at same value of load both the material will fail at the same time। तो स्टील की जो परमिसिबल स्ट्रेस है और कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस है वो लोड की वजह से सेम टाइम से फेल होगा, तो कहलाता है आपका, ये कहलाता है WSM। तो यहाँ पे कंसीडर किसको किया गया है? स्ट्रेन को। यहाँ पर यदि हम LSM की बात करते हैं तो LSM में आपका ये डायग्राम बन जाता है स्ट्रेन डायग्राम, और कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन इतनी स्टील प्रोवाइड करें कि कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन और स्टील का जो स्ट्रेन है वो सेम टाइम मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे, यील्ड स्ट्रेन और कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन। तो इसको बोलते हैं आपका, ये डिफरेंस है इनके कंसेप्ट में। मीन्स इन नटसेल WSM is based on stress diagram, जबकि LSM is based on आपका strain diagram। Thank you for watching the video.